नमस्कार, प्रणाम। मैं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं लोकार्पण। आज फिर से लोकार्पण का माइक पहुंचा है केदारनाथ चार धाम यात्रा के सोनप्रयाग पड़ाव पे। और सोनप्रयाग से थोड़ा अगर आगे आप जाएंगे तो वहाँ पे एक स्पॉट ऐसा है जहाँ पे गढ़वाली कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। अगर उस गढ़वाली कहावत को मैं बताऊं तो उसकी कहावत है कि वन तो गुवन डेढ़ अन्नी बनवल तो बुआरी घाघर लानी टेढ़ू। दैट्स मीन अगर हम इसको ट्रांसलेट करें, क्योंकि ट्रांसलेट करना भी बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि कुछ अधिकारियों को, कुछ नेताओं को शायद गढ़वाली समझ में नहीं आता। उन्हें गढ़वाली की रीति रिवाज और गढ़वालियों की जरूरत समझ में नहीं आती। उसका मतलब है कि अगर हम चीजों को उठाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि पत्रकार मुद्दा बना रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, और अगर नहीं कहें तो स्थितियों की हालात ये आप देख सकते हैं जस की तस बनी हुई है। ये एक ऐसा स्पॉट है जहां से केदारनाथ यात्रा संचालित होना है। अब सवाल ये है कि किस तरह से केदारनाथ यात्रा संचालित होगी, क्योंकि कुछ ही महीने यात्रा काल के लिए बचे हुए हैं और क्या चुनौतियां होंगी वो आप लोगों के सामने है। मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये एक ऐसा स्पॉट है कि कैसे यहाँ से यात्रा संचालित होगी और क्यों इस ऐसे पॉइंट पे कार्य नहीं हुआ है, क्यों शासन प्रशासन या क्षेत्रीय जो प्रतिनिधि हैं या क्षेत्रीय जो लोग हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो अपने आप को क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि होने का दावा ठोकते हैं, वो क्यों उनकी नजर यहाँ पे नहीं पड़ती, क्यों उन तमाम क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के, क्यों उन तमाम अधिकारियों की आंखों पे वो पट्टियां बंद जाती हैं इस स्पॉट पे आने पे, क्यों वो अधिकारी, वो नेता आंख बंद कर लेते हैं इस पॉइंट को देखते हुए। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गाड़ी आ रही है और उसी के साथ में एक लोकल जो व्यक्ति हैं जिनको आगे गौरीकुंड जाना है वो पैदल जा रहे हैं। अभी गाड़ी देखिए कितना स्लो मोशन में ये आ रही है, बिल्कुल ब्रेक और क्लच एक्सीलरेटर वो लेके आ रही है। अब आप सोचिएगा, जहां केदारनाथ यात्रा के दौरान हजारों की संख्या में गाड़ियां आती हैं, शटल सेवाएं चलती हैं, वो गाड़ियां अगर इतनी स्लो चलती तो आप ये मानिएगा अगर जो व्यक्ति सोनप्रयाग पहुंचता है तो वो लगभग कितनी देर में गौरीकुंड पहुंच पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। अभी हम आगे बात करेंगे क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे त्रिजुगी नारायण के सोनप्रयाग के दिवाकर गैरोला जी और त्रिभुवन चौहान जी हमारे साथ हैं। क्योंकि क्या कुछ है इस मुद्दे को, क्यों इतनी देरी हो रही है, क्यों इस पॉइंट पे काम नहीं हुआ है, इसके बारे में इन लोगों को क्या जानकारी है, उस बारे में भी पूछेंगे। सबसे पहले हमारे साथ दिवाकर गैरोला जी हैं। दिवाकर गैरोला जी नमस्कार, आपका स्वागत है लोकार्पण में। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकार्पण की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ। जनहित के जितने मुद्दे होते हैं आपकी पूरी टीम उत्तराखंड के हर कोने में पहुंचती है। और इस वक्त हम सोनप्रयाग के समीप मुनकटिया ये जगह है, मुनकटिया के पास जो आप ये देख रहे हैं लैंडस्लाइड एरिया, ये 31 जुलाई की आपदा का दंश है जिसे सरकार अभी तक नहीं सुधार पाई है। क्या कारण है, ये एक सोचनीय विषय है। और यात्रा को खुलने के लिए महज अब 80 से 90 दिन का समय रह गया। ऐसे में प्रशासन को चाहिए, स्थानीय नेतृत्व को चाहिए कि इसे जल्द से जल्द आवाज उठाई जाए, क्योंकि अगर ये स्थितियां यहाँ पे इसी तरह से बनी रही और ये प्रशासन ने इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की तो ये बहुत केदारनाथ की यात्रा को प्रभावित करेगा। केदारनाथ के रोजगारों पे एक बड़ा डाका होगा, ये डाका समझा जाएगा इसे, क्योंकि जिस तरह की ये स्थिति है मुझे नहीं लगता कि इसमें एक बारी में एक गाड़ी, दो गाड़ियां आपस में क्रॉस हो सकती हैं। और केदार सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक शटल सेवा चलती है जिसमें आखिरी स्टेशन सोनप्रयाग है और उसके बाद तीर्थ यात्रियों को यहाँ की शटल गाड़ियों से गौरीकुंड तक जाना पड़ता है। और जब ये सड़क सही थी तब भी हमने देखा है कि 3-3, 4-4 घंटे का जाम लग जाता है। ऐसी स्थितियों में अगर प्रशासन समय से नहीं चेता, जिला प्रशासन ने जल्द से जल्द इस पर सख्त कार्रवाई नहीं की, इसे ठीक नहीं करा, तो इस पे यात्रा पे दुष्परिणाम होंगे। जी मंजीत। अगर गैरोला जी मैं बहुत अच्छी जवाब आपने दिया। एक चीज हम और पूछना चाहते हैं कि आप यहाँ के क्षेत्रीय है, आपके सबसे नियरेस्ट ये लोकेशन है, क्यों इसके खिलाफ आप इससे पहले भी आपने ये क्या इसके खिलाफ आवाज उठाई है? क्योंकि जब हम पहुंचे शायद आप भी तब पहुंचे आज, क्योंकि ये एक ऐसा स्पॉट है जहां पे त्वरित में कार्रवाई होनी चाहिए थी। दूसरा एक सवाल और चीज है, क्योंकि हमने और जगह भी कई जगह बात करी है, हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को कहते हुए सुना है कि सरकार कह रही कि इन योजनाओं के लिए पैसा नहीं है। क्या कहीं ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट के पास इस योजना के लिए पैसे ना हो और चुनाव के टाइम पे कहां से वो पैसा आ जाता है? ये शायद आप लोगों को जानकारी होगी कि क्यों
ये कार्य हो नहीं पाया? देखिए, दो महत्वपूर्ण विषय आपने कहा कि आप भी आज आपने शायद आपके चैनल के माध्यम से मुझे यहाँ पर देखा होगा, लेकिन जब भी जिला प्रशासन की टीम या एनएच की टीम यहाँ से गुजरती है तो हम हर बार हर अधिकारी से इस बात को रखते हैं कि इस पे इस मुनगटिया वाला जो ये लैंडस्लाइड एरिया है इसको किस तरह से काम किया जा रहा है। कभी कुछ यात्रा का बहाना दे दिया जाता है, कभी ये कह दिया जाता है कि इस पे टेंडर हो चुका है, और अभी आपने देखा होगा कि एक वैकल्पिक मार्ग ये यहाँ से बना रहे हैं, जो ये मंदाकिनी नदी है इसके ऊपर से ये वैकल्पिक मार्ग बन रहा है। औचित्यहीन मार्ग है, ठीक है, आपदा की दृष्टि से ये वैकल्पिक मार्ग काम आ सकता है, लेकिन आपदा बरसात में आती है और इस नदी का जो मंदाकिनी का वेग होता है वो सारे स्थानीय लोग सब जानते हैं कि किस वेग से आती है। इसने पूरी घाटी को तबाह कर दिया था। उसके लिए ये केवल 100 पीस के पुल या ठेकेदारों को के लिए ठेके तक सीमित हैं कि ठेकेदारों को एक ठेका दे दिया गया है। औचित्यहीन वो पुल है। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इस पर काम करे, क्योंकि अभी यात्रा को खुलने में बहुत 80-90 दिन का समय है। 80-90 दिन के समय में इसको सुव्यवस्थित किया जाता है। इसके लिए आवश्यकता है स्थानीय उन जनप्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए, पक्ष हो विपक्ष हो, जितने लोग सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय हैं या व्यापार संघ के जितने पदाधिकारियां हैं, उनको जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्य सचिव को, मुख्यमंत्री महोदय को, और आवश्यकता पड़ी को तो देश के प्रधानमंत्री महोदय को ये पत्र देने चाहिए, क्योंकि केदारनाथ यात्रा उत्तराखंड की अस्मिता से जुड़ी हुई यात्रा है। हिंदुओं की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र बाबा श्री केदार का धाम है, और इस स्थिति में अगर समय से लोग चेते नहीं या प्रशासन चेता नहीं तो इसका परिणाम यहाँ के रोजगार पर पड़ेगा, जो सबसे ज्यादा कष्टदायी होगा। मंजीत जी, चलो दिगंबर गहलोत जी, मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा, सूक्ष्म मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये एक ऐसा स्पॉट है, सबको पता है, अधिकारियों को भी पता है कि ये एक ऐसी कड़ी है जहां से अगर ये ब्लॉक हो गया तो पूरी केदारनाथ यात्रा बाधित हो सकती है। तो क्या ऐसा सटीक कारण हुआ होगा जो इस पर अभी तक काम नहीं हुआ? आपके जहन में क्या ऐसा कारण पड़ता है कि विभाग इसका संज्ञान नहीं ले रहा, जनप्रतिनिधि इसके बारे में आवाज नहीं उठा रहे, जो संबंधित अधिकारी है वो इसके खिलाफ सख्त काम नहीं कर पा रहे, जबकि पिछली बार इसका हमने काफी आक्रोश देखा था इस पॉइंट का। तो आप मेरे को बताइए कि क्या ऐसा कारण हो सकता है जिससे अभी तक इसकी ढिलाई कर दी गई है? देखिए मंजीत जी, 31 जुलाई का घटनाक्रम सबको पता है। 31 जुलाई की सुबह मैं भी यहाँ पर पहुंचा था। मैंने देखा था कि 31 जुलाई 1 अगस्त की सुबह तक, 31 जुलाई तक यहाँ पक्ष हो विपक्ष हो, सत्ता के सिंहासन पर बैठे हुए मंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम लोग यहाँ पहुंच गए थे। लेकिन ये हमारा जिला प्रशासन का सुस्त रवैया कहें या जिन जिम्मेदार अधिकारियों का सुस्त रवैया कहें, या यात्रा उस वक्त हो सकती थी कि नवंबर तक यात्रा था, उस समय यात्रा को चलाना एक बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी और ये फरवरी है, अभी तक इस पे कोई भी काम होता हुआ नहीं नजर नहीं आ रहा। इस पे एक भी मजदूर नजर नहीं आ रहा। इसके लिए प्रशासन से जब भी इस बारे में बात की जाती है तो उनका एक सीधा सा जवाब होता है कि इसका टेंडर हो रहा है और यात्रा को सुगम बनाया जाएगा, सुव्यवस्थित बनाया जाएगा। इन स्थितियों में जिस तरह की स्थितियां सोनप्रयाग में दिख रही हैं, जिस तरह की स्थितियां ब्यूंगाट और मैखंडा के बीच एक पैच है, जिस तरह की स्थितियां वहां पे आप देख रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि ये यात्रा, इस वक्त की यात्रा पिछली यात्रा से भी कम चलेगी और तीर्थ यात्रियों को असुविधाएं यहाँ होंगी। और जो इसके परिणाम जाएंगे, इसका जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा वो स्थानीय रोजगार पर पड़ेगा, क्योंकि केदारनाथ का जो यात्रा है वो स्थानीय जो लोग हैं उनके रोजगार से महत्वपूर्ण कड़ी है और उनका रोजगार बाबा श्री केदार की यात्रा से चलता है। और इन जनप्रतिनिधियों को, खासकर केदारनाथ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, इस जनपद के जितने जनप्रतिनिधि हैं, उनको प्राथमिकता तौर पर यह चाहिए कि इन मार्गों को कम से कम यात्रा सुगम हो, तीर्थ यात्रियों की यात्रा सुगम हो और किसी तरह की स्थितियां अव्यवस्थाओं यहां पर न फैले। इसलिए सबको आगे आकर आवाज उठानी चाहिए और मुझे लगता है कि अभी समय है, देर नहीं हुई है, इस पे आसानी से काम किया जा सकता है। आवश्यकता है इस पे मुखर होने की। जी मंजीत जी। अच्छा, एक चीज और हम पूछना चाहेंगे कि देखिए गहलोत जी की ये एक कुछ लोग कह रहे थे कि एक राजनीति विषय भी हो सकता है, लेकिन हमारा जहां तक ये मानना है कि ठीक है, जो
वर्तमान में जो सरकारें हैं वो तो शायद इस काम के लिए गुनहगार होंगी या नहीं होंगी, वो तो जनता तय करेगी। लेकिन हम चाहते हैं कि विपक्ष इस जो कार्य, ये यहाँ पे जो स्पॉट है, विपक्ष की इसमें क्या भूमिका है? क्योंकि सिर्फ अगर आप मानेंगे कि अगर जस्ट कुछ महीनों के बाद अगर चुनाव होते तो शायद विपक्ष हो या वर्तमान सरकारें हो, यहाँ की तोसी तक भी अपना दौरा कर लेती, तोसी गांव तक भी पहुंच जाती एक वोट के लिए। क्या जरूरी नहीं था विपक्ष को इस समय इस मुद्दे को उठाने की? क्या इस मुद्दे पे बात करने की क्या विपक्ष को जरूरत नहीं थी? क्योंकि आपसे ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी एक राजनीतिक पृष्ठभूमि रखते हैं, तो इसलिए आपसे ये सवाल हम कर रहे जा रहे हैं। देखिए मंजीत जी, आपने कहा कि विपक्ष, मैं कहता हूं कि समाज का हर जिम्मेदार व्यक्ति, वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे, जो जनता के हित के मुद्दे हैं, उन पर आवाज उठानी चाहिए। अगर उसके लिए उन्हें ये कहा जाए कि वो राजनीति कर रहे हैं, तो बिल्कुल उन्हें उस पर राजनीति करनी चाहिए। जनता के हर मुद्दे पे हर पक्ष को, विपक्ष हो, यानी कि आम नागरिक की भी ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कि जिससे जो सामाजिक गतिविधियों से जुड़ा व्यक्ति हो, जो सबके हित की बात करने वाले व्यक्ति हैं, या जो सार्वजनिक चीजें हैं, उनके लिए सबको आवाज उठाने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर मुझे जो दिख रहा है कि ये इस जनपद में सरकार के दोनों विधायक सत्ता पक्ष के हैं, इससे पूर्व विपक्ष के विधायक रहे हैं, और बहुत सारे, मैं अगर ये कहूं कि उत्तराखंड की जो ये केदारनाथ सीट थी, इस वक्त पूरी देश की नजर इस पर थी, और यहां से बीजेपी के विधायक जीत के गए हैं। उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि इसको जल्द से जल्द यही एक पैच नहीं है, डोलिया देवी एक पैच है, जैसा मैंने मैखंडा के पास आपको कहा वो एक पैच है, ये वैकल्पिक मार्ग जो पैच है त्रियुगी नारायण से और त्रियुगी नारायण से केदारनाथ वाला जो पैदल मार्ग है, या चौमासी से केदारनाथ वाला जो पैदल मार्ग है, इन सबको यात्रा से पहले सुरक्षित करने की आवश्यकता है। उससे बड़ा चिंता का विषय यह है मंजीत जी कि इस वक्त बर्फबारी नहीं हुई है, और इस वक्त जो संकट आएगा वो संकट आएगा पेयजल का। उसके लिए सरकार को या जिला प्रशासन को जल्द से जल्द इस पर भी सोचना चाहिए, क्योंकि जो पेयजल का संकट है अभी, इस जब तीर्थ यात्रियों की संख्या होती है तो एक दिन में 60 से 70 हजार लोग जो यहां पहुंचते हैं, उनकी सुविधाओं के लिए सरकार को जल्द से जल्द सोचना चाहिए। अभी सरकार को यहां की घोड़े, खच्चर, डंडी, कंडी, पार्किंग की व्यवस्थाएं, तमाम चीजों पर, जहां तक मैं देख रहा हूं कि प्रशासन मीटिंगें तो कर रहा है स्थानीय लोगों के साथ, हर बार मीटिंगें तो बुला रहा है, लेकिन कितनी कारगर होती हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि इन तमाम मुद्दों पर सोशल मीडिया के माध्यम से या पत्रों के माध्यम से अपने जनप्रतिनिधियों को, या जो सत्ता के सिंहासनों पर बैठे उनको जगाने का काम करना है। अभी समय है, ये यात्रा सुगम होगी, ऐसी हम सब को ये उम्मीद है कि इस यात्रा को सुगम बनाने के लिए हम सबको आगे आकर आवाज उठानी चाहिए। जी मंजीत जी। अच्छा, हमारा अंतिम सवाल आपसे ये होगा कि इन केस अगर ये पैच ऐसे ही रहता है और इस पैच की वजह से यात्रा बाधित होती है उस दौरान, तो आपका क्या कदम होगा, क्या आपकी तैयारियां रहेंगी? देखिए, इसके अगर ये स्थिति जस की तस रहती है तो पहले तो सारे जो स्थानीय लोग हैं या जो यात्रा से प्रभावित लोग हैं उनको अभी आवाज उठानी चाहिए। बात के परिणाम देखो, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, उसके बाद जो माध्यम होते हैं, आंदोलन होंगे, आमरण अनशन होंगे, लेकिन उस आमरण अनशन को अभी करने, अगर अभी हम सुध लेते हैं तो ये सुलझाया जाने वाला विषय है। बात के विषय में सोचने के बजाय कि अभी हमें इसके लिए आवाज उठानी चाहिए, और अगर आवाज उठाएंगे तो निश्चित तौर पर मुझे ये उम्मीद है कि अगर ये बात सत्ता के सिंहासन पर बैठे हुए या सफेद पोशों वाले ब्यूरोक्रेट अधिकारियों तक पहुंचेगी तो निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई होगी, ऐसा मेरा मानना है। मंजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद गैरोल जी आपसे बात करने के लिए। हमारे साथ गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे कि क्या कुछ इस पैच पे कार्रवाई हो रही है या फिर आप लोगों को क्या दिक्कतें होती हैं, कुछ दिक्कतें हो पाती हैं या नहीं हो पाती हैं, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि ये मुद्दा सार्वजनिक है। सबसे पहले नमस्कार, आपका स्वागत है लोकार्पण में। ठीक है, लोकार्पण में मैं जो है आप लोगों का जो है अभिनंदन करता हूं, जो कि आप जो है हर समय जो है जितनी भी जो समस्याएं होती है क्षेत्र की, उस समस्याओं को लेकर आप जो है लोगों से मिलते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है जी। ये सब आप लोगों का प्यार है, दिल से जो है आपका जो है अभिनंदन करते हैं। रही जो है ये
पक्ष की बातें वो देख रहे हैं कि जो है क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। और हम ये चाहते हैं कि जितने भी जो भी काम है यहाँ पे नहीं हो पा रहे हैं, उनको जो है पक्ष वाले जो है उनका जो है ज़्यादा से ज़्यादा योगदान होता है पक्ष का। अगर नहीं करते हैं तो ये विपक्ष की बड़ी भूमिका होती है। अगर हमारा विपक्ष तेज है तो समझ लो हर काम पे जो है कार्य कर सकते हैं पक्ष वाले। नहीं, देखिए, ये पक्ष विपक्ष ये अलग मुद्दा है, लेकिन अभी जो धरातल पे है यहाँ पे अधिकारी सम्मिलित हैं, क्षेत्रीय लोग का इनमें बड़ा योगदान होना चाहिए था। क्या क्षेत्रीय लोगों ने इसके खिलाफ कुछ आवाज उठाई है या कुछ प्रशासन ने कुछ आश्वासन दिया हो कि अब इस टाइम तक काम खत्म हो जाएगा? या क्योंकि अभी तक अगर हम देख पा रहे हैं तो कहीं भी कोई लेबर वहां नहीं लगी हुई है, कोई मशीनें वहां नहीं लगी, आप देख सकते हैं। और यात्रा को महज अब 2-2.5 महीने बचे हुए हैं। अगर हम देखते हैं तो जो है हमारी जो है यात्रा जो है नवंबर दिसंबर में समाप्त हो जाती है। और ये जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल का जो महीना रहता है उस समय तो काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई कार्य नहीं होता है। जब ठीक जो है हमारी यात्राकालीन जो है यात्रा शुरू होती है तो वो क्या करते हैं, केवल जो है गड्ढे भरते हैं, बस उसमें हमारी तो क्या कारण हो सकता है ऐसा? क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने कहते हुए सुना है कि जब यात्रा कपाट बंद हो जाते तो प्रशासन बिल्कुल सो जाता है। ऐसा लगता है कि उस यात्रा में प्रशासन पूरा थक गया था तो इसलिए सो गया था। जैसे ही वापिस यात्रा कपाट खुलने की तारीख तय होती है तब प्रशासन होश में आता है, तब आनंद फानन में काम करना शुरू हो जाता है। जो है जो भी कार्य करते हैं उस समय जो है वो केवल खाना पूर्ति के लिए करते हैं कि हाँ चलो ये खाना पूर्ति हो गई, बस ये हो जाएगा। अच्छा, इस बार हमने कई बार सुना है कि वर्तमान सरकार ने इस बार कहा कि केदारनाथ यात्रा इस बार बहुत भव्य चलेगी, रिकॉर्ड तोड़ चलेगी। क्या आपको उम्मीद लग रही है कि इस टाइप की यात्रा चल पाएगी? क्योंकि जिस तरह की स्थिति हम देख पा रहे हैं कि अभी तक तो हमें नहीं लग रहा कि ग्राउंड जीरो पे कि इस तरह का कुछ काम हो पा रहा होगी कि जो इससे पहले की यात्रा से ये यात्रा अलग लगे। अगर हमारे जहाँ पर भी जो है ये डंपिंग ये जोन है, हमारे जो टूटे हुए रास्ते हैं, अगर वो जो है सही ढंग से उनका विकास होता है, उस पर कार्य किया जाता है तो यात्री लोग देखते हैं कि हमारे वाहन के लिए जो है चलने के लिए ठीक है या तो अच्छी चल सकती है। और अगर ऐसे ही रहेंगे तो जो यात्री हमारे पहले गए वहाँ गलत मैसेज लेके जाएंगे कि वहाँ पे तो रोड के हाल ये हैं, बुरे हैं, न वहाँ पे पानी है, न वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था है, क्या है वहाँ पे। अगर अभी भी सरकार काम करती है तो बहुत पर्याप्त समय है। जैसे हमारे छोटे भाई दिवाकर ने बोला कि अभी समय काफी है हमारे पास। जी बिल्कुल। एक सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, अगर इनकेस ये जो पैच है, जो स्थितियां हैं, ये ऐसी कि जस की तस बनी रहती हैं, तो क्षेत्रीय लोगों का इसमें क्या कदम रहेगा या सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं स्थानीय लोग? पहले तो जो है आपके जितने भी न्यूज चैनल हैं सबको पता चल गया होगा कि कहाँ पे जो है लैंडस्लाइड है, वहाँ पे हमको क्या कार्य करना पड़ रहा है, और नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं हो पा रहा है। तो अभी भी उनके पास समय है कि जो है हम कार्य करें। अगर नहीं होता है तो तब सारे लोगों को, जितने भी हमारे जो है व्यापारी गण हैं या जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हम सभी जो व्यापारी हैं, इकट्ठे होकर के जो है एक आवाज उठाते तो भी वो काम कर सकते हैं। हमको उन पे दबाव बनाना है। पहले तो वो जो है काम करेंगे, अगर सपोज दैट नहीं होता है तो उन पे दबाव बनाने का हमारा जो है विपक्ष का, और जितने भी हम इस घाटी से जुड़े हुए व्यवसाय हैं, रोजगार के हमारे साधन यही है, तो इसलिए जो है हम आवाज उठाएंगे उनके प्रति। अच्छा, एक अंतिम सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि अभी तक सबको पता है कि ये एक डेंजर जोन है, एक ऐसा पॉइंट है जहां से अगर इस पे काम नहीं किया गया तो ये पूरी केदारनाथ यात्रा को बाधित कर सकता है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्या कारण रहा होगा या क्या कारण है जो इस क्षेत्र पे, इस पॉइंट पे काम नहीं हुआ अभी तक? और वो अब विचार करेंगे वो अधिकारी की वहाँ पे क्यों नहीं हो पा रहा है नहीं, काम। विचार करने का तो समय बहुत हो गया ना, यात्रा कपाट बंद होने के बाद वापस खुलने का समय आने वाला है। तो ऐसा क्या जो बिल्कुल होता है ना, एक पॉइंट बन जाता है कि ये कारण है, इस वजह से ये काम नहीं हुआ। आपके जहन में ऐसा कुछ है कि ये कारण है कि इस वजह से यहाँ पे काम नहीं हुआ? या इस क्षेत्र के लिए वो सरकारें सो रखी होगी कि जो कार्य नहीं हो पा रहा हमारे लिए, ये भी तो हो सकता है। अच्छा, ये कारण आपको मानना है। चलो, ये क्षेत्रीय लोगों का मानना था कि ये कारण हो सकता है कि क्षेत्रीय लोग जो प्रतिनिधि हैं वो इस क्षेत्र के लिए सोए हुए हैं। तो निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से उन क्षेत्रीय लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और क्षेत्र के हित के लिए, विकास के लिए मुद्दे उठाने होंगे। हमारे साथ त्रिभुवन चौहान जी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि उनका क्या मानना है इस रवैये पे, उनका क्या कुछ कहना है, उनसे भी जानेंगे और उन्होंने क्या आगे करने वाले हैं वो इस क्षेत्र के लिए, उनसे भी बात करना चाहेंगे। सबसे पहले त्रिभुवन चौहान जी नमस्कार, आपका स्वागत है लोकार्पण पे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत।
तो ये आज हम पहुंचे थे एक सोनप्रयाग में, क्योंकि सरकार ने दावा किया था कि इस बार की जो यात्रा है वो विश्व पटल पे याद रखी जानी चाहिए कि अलग चली है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह की धरातल पे ग्राउंड जीरो पे अगर हम देख पा रहे, हम नीचे पूरा रामपुर से ऊपर हम देख के आ रहे थे कि क्या जो पैच थे उन पे काम चल पा रहा है। अभी जो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक भी बस वो नहीं आ पा सकती है इधर, ना यहाँ पे कोई मशीनें लगी हुई हैं जो काम हमें ये लगे कि हाँ काम धरातल पर चल रहा है। अभी जो गाड़ी जा रही, आप देख सकते हैं कि वो गाड़ी कितनी स्लो इस कंडीशन में वहां पहुंच पा रही। क्या यही स्थिति अगर सीजन में रहेगी तो क्या हाल होंगे वो भी जानेंगे। तो चौहान जी, आपको क्या लगता है कि कौन इसमें दोषी है, क्या कुछ हो पा रहा है, वो तमाम चीजों में आपका क्या राय है? मंजीत भाई, मैं शुरुआत करूंगा 30 जुलाई को रात को 9 बजे करीबन हम गांव में थे जब एक वीडियो वायरल होनी शुरू हुई। हमने भी वो डाली थी कि भाई ऊपर बादल फट गया, लिंचोली में ऐसा हो गया वैसा हो गया। और सुबह जब हम यहाँ पहुंचे तो ये वाला पूरा एरिया फ्लश्ड आउट था। अब आप समझिएगा वहां तकरीबन 250-300 लोग फंसे हुए थे जिनको एनडीआरएफ ने यहाँ से ऊपर से ला करके वापस नीचे लाए। ये बात है 31 जुलाई की। उसके बाद पहली 2 तारीख तक ये होता रहा, फिर 4-5 दिन ये बंदी रहा। यहाँ नीचे से कभी आर्मी ने पुल बनाया, कभी कुछ करा। जुलाई खत्म हो गया, चलो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ऑलमोस्ट 7 महीने हो चुके हैं। ये बड़ी बड़ी बातें धरातल पर जो काम होने चाहिए वो नहीं करते, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। इनका कहना है कि राजनीति कर रहे हैं। अगर क्षेत्र के व्यवस्थाओं के लिए आवाज उठाना राजनीति है तो हम राजनीति कर रहे हैं, हमें ऐसी राजनीति स्वीकार्य है। अगर क्षेत्र हित में बात न करके अपने उन नेताओं का गुणगान करना, उन नेताओं के तलवे चाटना जो कहीं पर कुछ भी बयान दे रहे हैं, कहीं पर किसी को श्लोक बोलना नहीं आ रहा है, सोचिए कोई अपना शपथ पत्र नहीं पढ़ना आ रहा है, उनकी तारीफों के अगर हम पुल बांधेंगे तो ऐसा हम नहीं कर सकते। वो राजनीति हमें नहीं आती। अच्छा है हम जनता के लिए, आम जनता के लिए बात कर रहे हैं। बाइक वाले आ रहे हैं, उनकी हालत पूछना आपकी कैसे हो रहे हैं। ये तमाम जो लोग हैं घाटी के, क्या हमें ऐसे ही मरने के लिए रखा गया है या वोट के समय पर आएंगे तो करेंगे? इनके लिए कुछ ना कुछ तो पेमेंट्स आई होंगी। आपदा का कुछ बजट आएगा, वो बजट क्या चुनाव में लगा दिया? आज विधायक को चाहिए था कि ये क्षेत्र भ्रमण करके इन तमाम मुद्दों को लेकर, केवल जिला अधिकारी कार्यालय में बैठ के मीटिंग नहीं हो सकती साहब। कल हमने भी एक मीटिंग रखी है। हमने जिलाधिकारी महोदय को बोला था कि सर आप हमें चाहिए और सारे आम जन की एक ओपन बैठक होगी आपके साथ। उन्होंने कर दिया, ठीक है सर मैं तो नहीं आ पाऊंगा लेकिन तहसीलदार और बीडीओ वगैरह ये आएंगे, आप जगह बता दीजिए। मैंने कहा आप कोई होटल वगैरह कर देते हैं। हम कहते नहीं, आप पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में करो। तो कल वो मीटिंग है, उसमें भी हम आम जनता की रायशुमारी से जो सुझाव है आगामी यात्रा के लिए उसको करेंगे। जो इन्होंने एक चीज बोली है कि यात्रा अच्छी होगी, हम जी जान लगाकर जहां जहां दिक्कतें हुई, जहां जहां परेशानियां हुई, यात्रा को वाकई बहुत सुगम बनाएंगे। आशा करेंगे कि हमारे स्थानीय लोगों को वो सब सुविधाएं मिले जिनके लिए जो हकदार हैं वो उसके। और ये फालतू के जो ढकोसले, आप समझिए ना, अभी हम वहां तक जाएंगे गौरीकुंड तक, बीच में 2-3 पैच इतने खराब हैं, मान के चलिए वहां एक गाड़ी गुजरने भल के लिए रास्ता है। ये 7 महीने से कर क्या रहे हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। अभी नीचे आते हुए मुझे एक ठेकेदार मिले, वो पता है आपको, केदारनाथ में एक हॉस्पिटल बन रहा है, स्वामी विवेकानंद कोई ट्रस्ट है। भैया वो ट्रस्ट को जमीन कैसे मिल गई? एक वहां स्वामी और हैं, उनकी 4 नाली जमीन उनकी लिखित हो रखी है। ये ललित दास जी, क्या नाम है उनका, उनको 4 नाली जमीन दे दी केदारनाथ में। ये ट्रस्ट वालों को जमीन दे दी आपने कि हॉस्पिटल बना वहां, जबकि सरकारी हॉस्पिटल भी बना है। मैं बोलता हूं सरकारी हॉस्पिटल को पीपीपी मोड पे कोई भी चला ले, चाहे आप एम्स को बुला लो फिर, या फिर पीपीपी मोड पे जो भी चलते हो उनको बुला लो, पर आप केदारनाथ की भूमि ऐसे किसी को कैसे दे सकते हो? क्या अनुबंध कर रखा है आपने किसी के साथ जो इस तरह से हो रखा है? अभी तो जब हम केदारनाथ जाएंगे तब देखेंगे, सुनने में आ रहा है वहां जिंदल का भी फ्लैट बन रहा है। सुनने में आया है वहां मुरारी बापू जो हैं उनके लिए भी वहां कॉटेज बनने की व्यवस्था, वो भी उनका कॉटेज तो पता कहां बताया जा रहा है, जहां पीछे वीआईपी हेलीपैड है उसके पीछे, जबकि ये लखा गया है और बहुत पहले से पता नहीं कितने बुद्धि विवेक बुद्धि शून्य हो चुके हैं ये लोग। वहां पीछे साफ मना किया है कि मंदिर के पीछे कोई निर्माण नहीं होगा भवन का। फिर भी अगर वो बन रहा है तो ये सोचिएगा कैसी मानसिकता के लोग हैं। वहां 3-3, 4-4 क्रशर चल रहे हैं। इन तमाम चीजों को व्यवस्थित करना होगा। जब साफ साफ बोला गया है, बाबा श्री केदार जब वहां बसे होंगे ना, उनको शांति पसंद थी। 6 महीने यात्रा प्रावधान इसीलिए रखा गया था कि 6 महीने बाबा शांति से आराम करना चाहते हैं।
वो धाम है, इन्होंने उसको पर्यटक स्थल बना दिया और आज इन्होंने उसको पर्यटन में भी स्टैब्लिश कर दिया। जो हमारा धर्मार्थ का वो था, इन्होंने उसको पर्यटन विभाग को दे दिया। जी आप कुछ बोल रहे थे? उसका एक जो कंस्ट्रक्शन का काम चला, उसका एक कारण भी शायद हमारे जहन में हो सकता है कि जिस तरह से यात्रा बढ़ रही है उसको भी शायद मद्देनजर लगते हुए वो भवनों का निर्माण बढ़ा दिया जा रहा है। वो भी अरे कारण... मैं ये बोल रहा हूँ भाई, भवनों का निर्माण, हमारे जो स्थानीय लोग हैं क्या वो टेंट हाउसेस नहीं बना रहे वहां? हमारे जो स्थानीय लोग हैं, जो वहां पुरोहित है, मैं चलो औरों की नहीं बात, जो हमारे कुल पुरोहित है उन्हें ही दे दो 2-2 3-3 नाली, वो बना देंगे वहां अपना। ये बाहर के लोगों को क्यों दे रहे हैं, वो है दिक्कत। हाँ, ये आप सवाल समझने का प्रयास करें, ये क्या कर रहे हैं अभी। चाहे दिल्ली का चुनाव देखो आप, महाराष्ट्र का चुनाव देखो, अब ये यूसीसी लेकर आए हैं। इनका बस मकसद ये है कि हम किसी तरह यहां उत्तराखंड में बाहर के लोगों को बढ़ाएं ताकि हमारी पार्टी हमेशा जीतती रहे। ये अलग विषय हो सकता है, पर आप समझिएगा केदारनाथ की धाम की जहां तक बात है, ये यकीनन हम होने नहीं देंगे। ये मैं आप लिखित भी कोई ले ले, चाहे इसको कोई चुनौती समझ ले। अगर वहां बाहर के लोगों का कोई निर्माण हो रहा है, या तो उसको सीधे सीधे मंदिर समिति को सुपुर्द कर दिया जाए, लेकिन बाहर के लोगों का नहीं होगा। अरे कभी तुम थार पहुंचा रहे हो वहां, कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो। अरे तुम्हारी मनसा क्या है भैया? और ये जो मुख्य मार्ग है जिसपे 5 लोग मरे थे यहां में, जी 5 यात्री, और देखिए लाइट की व्यवस्था, एक पोल लगा रखा है, उस पे 4 बल्ब लगा रखे हैं हेलोजन। अगर मैं अगर यहाँ पे कोई होता ना ऑन करने के लिए, पूछता उनको, पता नहीं इसमें से आधे जल रहे होंगे या नहीं जल रहे होंगे, वो भी पता नहीं। तो ये व्यवस्थाएं हैं। केदारनाथ धाम का मुख्य मार्ग है, यहां से और 7-8 किलोमीटर आप जाएंगे तो गौरीकुंड है, बस वहां से फिर चढ़ाई करनी है हमने धाम के लिए। चौहान जी, एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ कि चुनाव के टाइम पे समस्त पार्टियां चुनाव के लिए, वोट के लिए आ जाती, उसमें शायद बहुत सारे लोग शामिल होंगे। आप बोलना चाहते हैं, हम भी थे। आप भी शामिल थे। हाँ। लेकिन क्यों जब यात्रा कपाट बंद हुए उसके बाद क्यों या विपक्ष या अन्य कोई नहीं आता कि ये मुद्दे जो जमीनी मुद्दे हैं उन पे क्यों कोई आवाज नहीं उठाता? आप देखिएगा, जिस दिन से चुनाव खत्म हुआ है और उसके बाद तक हमारा सबसे अच्छी बात क्या है, हमारा सब कुछ ऑनलाइन है। पिछले 8 सालों से प्रतिदिन हम क्या बात कर रहे थे, किसके लिए बात कर रहे थे, हर जगह ये बात कर रहे। अगर मैं मुनस्यारी में भी था ना, तो मुनस्यारी में भी बात कर रहा था कि केदारनाथ धाम। अगर हम ऋषिकेश में भी थे तब भी हम बात कर रहे थे केदारनाथ धाम। ये तमाम चीजें जरूरी हैं आज होनी, क्योंकि हमारे स्थानीय, कल हमने ये मीटिंग भी रखवाई है, इसलिए रखी है ताकि हमारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे पता चले कि हाँ क्या कुछ होने वाला है इस यात्रा में। ये तमाम चीजें लगातार कार्य करने से ही होंगी। हम जनता के बीच में बने हुए हैं, बने रहेंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप समझिएगा, जैसे आज जब चुने जाते हैं आप, तो आपका पहला कर्तव्य बनता है कि कैसी तरह से हमारे जो आगामी जो यात्रा है इसका फल हमारे स्थानीय लोगों को मिले। उसके बारे में क्या कार्यक्रम हो रहा है, केवल लिखने भर से नहीं होगा कि कुछ लोग फेसबुक पे क्या कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूं ना, अगर जनता हित में कोई कार्य हम कर रहे हैं और तुम्हें राजनीति रखती है क्योंकि तुम्हारी मानसिकता ही उतनी है, तो हाँ हम राजनीति कर रहे हैं। हो सकता है बीजेपी इस भरोसे भी हो कि हमारी 3 इंजन सरकार है और हम तीनों इंजन एक रात में लगा दें तो शायद इस तरह के पैच रातों रात बन भी सकते हैं। वहीं अगर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो उसमें उनको भी आगे आना चाहिए था। क्यों तमाम चीजें सुस्त क्यों पड़ जाती है? कांग्रेस तो अभी गई, वो तो बिल्कुल ही, चाहे आप कहीं भी देख लो, आपस में ही इनका जब तक सामंजस्य नहीं होता, इनके शीर्ष पर बैठे नेताओं का और तमाम लोगों का, उनको तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ चुनाव हम हारे क्यों। उनको लग रहा था त्रिभुवन चौहान बी टीम है इसलिए हम हारे। अपनी कार्यशैली पर उन्होंने आज तक, वो प्रश्न तो अलग है। प्रश्न अब यहाँ है कि भाजपा जो कर रही है वो क्यों नहीं कर रही है धरातल पर। क्या केवल त्रिभुवन चौहान पर ब्लेम लगाने से भर हो जाएगा कि त्रिभुवन चौहान, आजकल ये भी है, त्रिभुवन चौहान को हमने इतने रुपए दे रखे हैं, त्रिभुवन चौहान ने इतने रुपए ले रखे हैं, इतने रुपए ले रखे हैं। अरे भैया, जिसने ले रखे हैं और दे रखे हैं वो आदमी भी तो जिंदा होगा या भूत ने पकड़ाए हैं कोई, या दामी खुद आके देखेंगे। क्योंकि इनको ये पता जरूर है कि इन्होंने चुनाव पैसे में ही लगाया है। तकरीबन जितने भी मोटे इन्होंने पैसे लगाए, सब चुनाव में जो पैसे लगाए वो यही आपदा के पैसे थे। क्यों ये जो 15-15 हजार के जो चेक बांटे गए हैं ना, ये जो आजकल भी बंट रहे हैं, ये तभी घोषणा हुई थी, आपको ध्यान होगा। और कई जगह भाजपा के कार्यकर्ता थे जो ये चेक बांट रहे थे। इन्होंने आम आदमी को, और वैसे हमारे आदमियों की बुद्धि विवेकता भी हमें थोड़ा समझना होगा कि ये लोग कर क्या रहे हैं हमारे साथ, किस तरह से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक रास्ते की बात कर रहा हूं मंजीत, कि ये रास्ता ठीक होना चाहिए। वही हम भी कह रहे हैं। इसमें राजनीति कहां से आ गई? मैं बोल रहा हूं आगे जो रास्ता है वो ठीक होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ वो जीमैक्स जो कंपनी यहाँ काम कर रही है वो नहीं करनी चाहिए, हमारे स्थानीय को यहाँ पर मिलना चाहिए वो टेंडर। इसमें राजनीति की क्या बात है?
आप दे दो, हम नहीं करेंगे राजनीति भैया, आप हमारे स्थानीय लोगों को बढ़ावा दो जो बाहर से आ रहे हैं यहाँ। मुझे बताओ, एक सिंपल सा रूल है, कोई व्यक्ति अगर हेलमेट पहनकर नहीं जा रहा है तो उसका चालान होता है। जो व्यक्ति यहाँ बाहर का इन टर्म्स, वो तो विदेशी हो रहा है। फिर नेपाल मूल के यहाँ कई दुकानदार बैठे हुए जो अधिकृत मालिक हैं दुकानों के, वो क्यों हैं? ऐसा क्यों नहीं कोई लॉ इन्फोर्समेंट है कि मालिक नहीं हो सकते हैं वो? क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है, जब वो मालिक बन जाते हैं उसके बाद वो जो यहाँ पर व्यवहार कर रहे हैं, शराब यहाँ पर पकड़ी जा रही है, मांस यहाँ पर पकड़ा जा रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं, उस पर बंदिश लगाने के लिए कुछ नहीं है। फिर ये हिंदू भी बनेंगे, फिर ये राष्ट्र प्रेमी भी बनते हैं, गौ भक्त भी बनते हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। तो जी वो एक अलग मुद्दे हो सकते हैं यात्रा काल के दौरान, लेकिन अभी वर्तमान में हम जो देख पा रहे हैं, ये आपके जहन में क्या है, यही सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा कि क्या ऐसा कारण रहा होगा अधिकारियों के लिए या वर्तमान सरकार के लिए कि ये जो यात्रा का मुख्य पड़ाव है उसी पे काम नहीं किया अभी तक? अरे इनकी वो तो ये देखो मनसा वाली बात है ना, जब ये पैसे नहीं वाला बच्चा का कौबे कानून, जब तक हम इस पे करो देंगे नहीं, जब तक इनके कटघरे में खड़े नहीं होंगे, जब तक ये 50 लोग नहीं देखेंगे इस चीज को, 100 लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे कि उत्तराखंड सरकार कैसी हो रखी है। आज यहाँ खेल हो रहे हैं, 38वें नेशनल गेम हो रहे हैं हमारे उसमें, आप समझिएगा। इन्होंने परसों एक लड़के ने, जबकि वो मतलब प्रेस रिलीज थी, वो सभी अखबारों ने छापा उसको, एक लड़के ने जब पोस्ट लिखी कि ऐसा ऐसा हो रहा है, गोल्ड बिक रहा है 3 लाख में, सिल्वर आपका 2 लाख में, ब्रॉन्ज आपका 1 लाख में, तो उसको अरेस्ट कर दिया जाता है गुड़गांव से। इनके खिलाफ कोई ना बोले, और उससे भी मरे हुए हैं यहाँ के कार्यकर्ता इनके। मुझे तो लगता है अगर किसी कार्यकर्ता के घर पे किसी को गाली दे दी ना, माँ को बाप को, उनको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन उसके आका को अगर दिल्ली में या देहरादून में किसी को गाली दे दी तो उसको आग लग जाती है, आग बबूल। यूसीसी पे इनको पता नहीं यूसीसी क्या है, क्या ये चाहते हैं। यूसीसी मतलब आप एक लिव इन रिलेशनशिप को बढ़ावा दे रहे हो। इनको केवल एक चीज समझ में आ रही है, अरे ये तो मुस्लिमों के खिलाफ है। अरे मुझे ये समझाओ बाबा कि जो मुस्लिमों के खिलाफ है वो तो एक मुस्लिम बोर्ड है, हिंदुओं के फेवर में क्या हुआ है, हमारे लिए क्या अच्छा है? मुस्लिम के परिवार में जो हो रहा है हमारे लिए क्या अच्छा है भाई? मेरे घर में क्या आ जाता है अगर यूसीसी आ गया? यानी कि सिंपल सी बात बताऊं मैं, कोई हिंदू लड़की है, उसको अगर एक मुस्लिम लड़का यूसीसी से लेकर के अपना एक लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो आप कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि वो अब उसको कानून का संरक्षण दे दिया इन्होंने। कल को वही मुस्लिम लड़का उस लड़की से शादी करता है, हमारी बिटिया से, पहाड़ की कोई बिटिया होगी, वही लड़का अगर उससे शादी करता है, अब वो आधा हकदार हो जाएगा तुम्हारी प्रॉपर्टी का, तब वो बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि वहां तक सोच ही नहीं है, क्योंकि इनके आका ने बोला ही नहीं है वो पॉइंट। इनको तो ताली बजानी। हाँ जी, ये एक अलग मुद्दा हो सकता है। ये मुद्दे ये सब एक ही मुद्दे, ये क्यों नहीं हो रहा है? मेरा प्रश्न हम बात करना चाह रहे थे कि क्यों नहीं केदारनाथ में काम हो रहा है? ये जमीनी जो जनता के जो जमीनी मुद्दे हैं उन पे क्यों काम नहीं हो रहा? हम देख रहे थे आगे जब जिस सड़क से हम आए वहां अभी तक आगे आप सीतापुर में जाएंगे वहां अभी तक गड्ढे नहीं भरे पाए, शायद 3-4 साल से हम वो गड्ढे ऐसे ही देख। ऊपर काकड़ा से लेकर यहाँ तक क्या काम हो रहा है? काकड़ा पे वो लगातार वो लैंडस्लाइड हो रहा था, ऊपर रोड का काम चल रहा है, उस पे जब हमने आवाज उठाई, परसों देख रहा था मैं, एक पीआरडी वाला यहाँ सीटी लेकर खड़ा है, एक उधर खड़ा है, बस इतना ही कर सकते हैं। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे और पूछना चाहेंगे, अगर इनकेस अगर प्रशासन इसमें संज्ञान नहीं लेता है, जस की त्यों परिस्थितियां बनी रहती हैं, तो आपका इसमें क्या सहयोग रहेगा? 15 दिन में स्थानीय लोगों के लिए काम शुरू नहीं हुआ ना, तो यही बैठेंगे यहाँ, क्या फिर तो डीएम कार्यालय का भी घेराव करेंगे। जो विभाग है एनएच, पीएमजीएसवाई में एक बार ताला लगा चुके हैं हम चकोली में, अब की बारी एनएच की है। आज ठीक कितनी तारीख हो रही है मंजीत? 10-11 तारीख है आज। अगर 25 तारीख तक यहाँ काम शुरू नहीं होता है, 25-26 में एनएच के सारे इनके दफ्तरों को ताला लगा देंगे, और ये मैं पर्सनल बोल रहा हूँ आपको, इनके दफ्तरों में ताला लगाएंगे। जब ये किसी काम के नहीं तो ये हमारे भी काम के नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान जी लोकार्पण से बात करने के लिए। अभी आपने देखा दिवाकर गैरोला जी को और त्रिभुवन चौहान जी को और साथ ही स्थानीय लोगों को। कहीं ना कहीं दिवाकर गैरोला जी ने अपने ही शब्दों से सरकार को चेताया है और स्थानीय प्रशासन को चेताया है कि जल्द से जल्द अभी भी समय है कि केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव के ऊपर काम किया जाए। वहीं त्रिभुवन चौहान जी ने भी अपने शब्दों से कहीं ना कहीं प्रशासन को चेताया है और उन्हें बताया है कि क्षेत्रीय लोगों के लिए काम करिए और क्षेत्रीय लोगों के हित में आवाज उठाइए। तो चलिए इसी तरह के मुद्दों के साथ बने रहिए, देखते रहिए लोकार्पण। नमस्कार।